नमस्कार सभी साथियों को। मैं आपका मित्र डीएस सैनी आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। हिंदी ज्ञानधारा चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन है। कैसे हैं सब प्यारे साथियों? जुड़ जाइए फटाफट से। आप सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन है। बिल्कुल जल्दी जुड़िए फटाफट से। यस, कौन कौन जुड़ गया है? जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए साहब, जुड़ जाइए साहब, जुड़ जाइए। जुड़ गए साहब? चलिए साहब, आ जाइए। तो सभी साथियों को नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत आप सभी का। कैसे हैं सब? आ जाओ फटाफट से, सभी साथी जुड़ो। स्वाति जी, सविता जी, दीपक शुक्ला जी, जूली जैन साहब, स्वाति शर्मा, बिल्कुल, पप्पन जी, गीतांजलि, सभी साथियों को नमस्कार। तो एक बार आवाज़ ऑडियो वीडियो सही है? एक बार कमेंट करके बताइए फटाफट से। ऑडियो वीडियो आवाज़ सही है क्या नहीं है, एक बार बताओ जी, बताइए फटाफट से। तो प्यारे साथियों, लगातार चल रही है आपकी महामैराथन। रोज क्लास चल रही है। हिंदी का डर हम खत्म करना चाहते हैं। संपूर्ण हिंदी की क्लास में आपके आलोचना, आत्मकथा, व्याकरण, बाकी की अन्य विधाओं के प्रश्न भी अपन साथ साथ में पढ़ते चल रहे हैं। रोज नए नए प्रश्नों को अपन पढ़ते हैं। तो सभी का स्वागत एक बार फिर से पुनः हिंदी ज्ञान धारा पर। तो सभी साथी जुड़ गए हैं। यस, आवाज़ तो आपकी आ गई है। आपके कमेंट क्यों नहीं चल रहे हैं? कमेंट चलो भाई, जुड़ो फटाफट से। आवाज़ ऑडियो वीडियो सही है साहब? मधुर है गुरुजी। चलो, थैंक यू, धन्यवाद आपका सभी का बताने के लिए। आ जाइए सब, जुड़ जाइए प्यारे साथियों। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। आधुनिक काल करवा देंगे, क्यों चिंता करते हो। तलवार और तलवार की धार दोनों ही अच्छी है गुरुदेव। थैंक यू पुष्पराज जी। बिल्कुल, रीना यादव जी आपका स्वागत है। ममता जी आ जाइए फटाफट से। राधे राधे सभी को, जय श्री राधे कृष्णा। तो प्यारे साथियों, अपन चलते हैं आगे। ये जो आपका धमाका ऑफर था ये ख़त्म हो गया आपका। और आपको ये कोर्स, हमने जो नए कोर्स दिए हैं इनके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। ये न्यू बैच स्टार्ट किया है हमने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड का, उत्तराखंड का। तो जुड़ सकते हैं आप हमसे। एमपी वर्ग 2 का हिंदी साहित्य का इतिहास, संपूर्ण व्याकरण, काव्यसाट, टेस्ट सीरीज सारी हम दे रहे हैं। और आपका ईएमआरएस में वैकेंसी 2-5 दिन में ही आने वाली है। इसके लिए आप टीजीटी और ईएमआरएस पीजीटी से हमसे जुड़ सकते हैं हिंदी ज्ञान धारा पर। और दो दो सब्जेक्ट जिनको आवश्यकता है वो दो दो सब्जेक्ट भी मैंने लिए हैं। जैसे हिंदी साहित्य और व्याकरण, व्याकरण चाहिए किसी किसी को, किसी किसी को काव्यशास्त्र और साहित्य चाहिए, किसी किसी को काव्यशास्त्र और व्याकरण चाहिए। तो मैंने सबके टुकड़े कर करके अलग अलग आपको कोर्स दे दिए हैं। साथियों, पहला सवाल आपके सामने है। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग, यहाँ से अपन इसको पढ़ना चालू करेंगे बड़े ही शानदार तरीके से। अपनी धरती अपने लोग, पहली बात तो ये किसकी आत्मकथा है? तो रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 1 आपका ये अपन पढ़ने वाले हैं। अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त की गई है? 2, 3, 1 और 4। तो पहले सवाल से ही जुड़ जाइए। हाँ, विमल कुमार जी स्वागत है आपका। बिल्कुल बिल्कुल, आइए, स्वागत आप सभी का, एक बार फिर से स्वागत है। तो फटाफट से बताइए आप।
रामविलास शर्मा की जो रचना है अपनी धरती अपने लोग, ये कितने खंडों में विभाजित है। देखो, निराला की साहित्य साधना लिखी इन्होंने, और एक लिखी है अपनी अपनी धरती अपने लोग, एक है आपकी निराला की साहित्य साधना। एक रचना इनकी निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना। एक तो ये अपन को ध्यान रखनी है, और एक है अपनी धरती अपने लोग। अपनी धरती, अपनी धरती अपने लोग। तो बताइए आप कितने खंडों में विभाजित है। आप सभी का जवाब आ गया है, यहाँ पर बी आंसर आपका आ रहा है। यस, बी आंसर आप सभी का चल रहा है। बहुत ही बढ़िया आंसर आप दे रहे हैं। कुछ लोग तो सभी भाई बहनों को राम राम, बबीता की ओर से और मेरी ओर से भी राम राम। सभी को गुड इवनिंग, सभी को शुभ संध्या। प्यारे साथियों, आप देख रहे हो निराला की जो साहित्य साधना है, ये भी अपन ने कल परसों पढ़ी थी। इसके भी 3 भाग है, और ये जो अपनी धरती अपने लोग है, इसके भी 3 भाग है। कितने भाग है? 3 भाग है। तीनों भागों का नाम आप जानना चाहते हो तो आप देख सकते हो। एक तो है आपका मुंडेर पर सूरज, मुंडेर, मुंडेर पर सूरज, मुंडेर पर सूरज है। और दूसरा भाग है देर सवेर, देर सवेर, देर सवेर। और एक है आपस की बातें, आपस की बातें। हाँ जी, हाँ जी बताइए। क्लास में हूँ सर, 10 बजे बात करें आप। छुट्टी नहीं, नहीं 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 नहीं, लाइव क्लास चल रही है भाई यूट्यूब पर है। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? तो तीनों खंड मैंने साफ साफ तरीके से लिखा दिए हैं। तो आप देख रहे हो मुंडेर पर सूरज, देर सवेर और आपस की बातें। तो आपका जवाब यहां बन गया बी, करेक्ट आंसर है ना। ये नोट कर लेना, तीनों पूछी जाती है आपसे, कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता। अच्छा, अगला सवाल चलते हैं अपन। हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके भाग मैंने आपको कल बता दिए थे, यानी पिछली क्लास में। किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? ये संस्मरण है, उपन्यास, रेखा चित्र है या आत्मकथा है? हाँ जी, चलिए फटाफट से। इसके बारे में मैं काफी बता चुका हूं पहले भी। फटाफट से आंसर चलने दीजिए। हाँ जी, यस, वेरी गुड। ये हम पढ़ी आत्मकथा रहे हैं, तो हमको पता है आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर नीड़ का निर्माण, फिर और कौन सी है? तीसरे नंबर पर कौन सी है? मैं नहीं जानता, बताओ देखे एक बार। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, बसेरे से दूर। और एक है आपकी 10 द्वारे से सोपान तक, 10 द्वारे से सोपान तक। ये चारों का क्रम भी आपको ये याद रखना। नंबर 1 पर क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वारे से सोपान तक। आपका आंसर यहां जो होगा आप करेंगे डी, करेक्ट। ये हरिवंश राय बच्चन को अपन ने कंप्लीट कर लिया है। वेरी गुड, शानदार, शानदार, एकदम बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने है, इनमें से कौन सी स्वीकृत आत्मकथा है? स्वीकृति आत्मकथा है। कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, अर्ध कथानक, बाण भट्ट की आत्मकथा।
प्रश्न ऐसे पूछ सकता है आपको, जो इसमें लिख रहा है ना, वैसे देख लो आप। स्वीकृति आत्मकथा है, कर सकते हैं, इसका उत्तर तो कर दिया होगा आपने। देखो, चीड़ों पर चांदनी है, ये तो आपको पता है। यात्रा व्रत है, और कलम का सिपाही है, ये एक जीवनी है। अर्ध कथानक है, ये आपकी आत्मकथा है। विष्णु इसकी है, ये बनारसी दास जैन की बाण भट्ट की आत्मकथा है, ये एक उपन्यास है। तो आपको पूछा है कि इसमें से आत्मकथा कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा, यहाँ पर सी आंसर आपका करेक्ट है। क्लियर है सबको? बिल्कुल, बनारसी दास जैन द्वारा लिखित है, ब्रज भाषा में। बनारसी दास जैन, बनारसी दास जैन। बनारसी दास जैन। नमस्कार जी। जी, चल रही है लाइव क्लास यूट्यूब पर जी। बनारसी दास जैन, ठीक है भाई। और किस भाषा में लिखी हुई है? ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में। क्लियर है? तो आपका आंसर यहाँ पर सी करेक्ट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ओके जी। अगला सवाल देखिए आप। मुड़ मुड़ कर देखता हूं किसकी आत्मकथा है? मुड़ मुड़ कर देखता हूं किसकी आत्मकथा है? मुड़ मुड़ कर देखता हूं, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, रविंद्र कालिया और कमलेश्वर। एक कौन देख रहे हैं मुड़ मुड़ कर? आप ये देखो, आप मुड़ मुड़ कर देखता हूं। देखो, एक तो है आपकी मुड़, और मुड़ 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 कर देखता हूं, है ना भाई। और एक है आज के अतीत, आज के अतीत। इसके अलावा गालिब की छूटी शराब, गालिब की छूटी शराब, की छूटी शराब, ठीक है ना। और यादों के चिराग, एक है आपके यादों के चिराग, यादों के चिराग। इसके अलावा एक रचना और है, जलती हुई नदी, जलती हुई नदी। ये जितनी भी मैंने रचनाएं आपके सामने लिखी है, नंबर 1, 2 और 3 और 4 और ये 5, तो मुड़ मुड़ कर कौन देख रहा है, केवल आपको ये देखना है। मुड़ मुड़ कर कौन देख रहा है, आपको ये देखना है। मैसेज क्या आया है इसमें? कर दिया क्या? चलो आंसर देखेंगे अपन। मैं देखता हूं क्या आपने कितनी। रविंद्र कालिया, इनके सब के नाम बताने आपको, ये किस किस की है हैं? बता सकते हैं आप? देखो, मुड़ मुड़ कर देखता हूं, ये तो है आपकी राजेंद्र यादव की, राजेंद्र यादव की। और ये लिखी गई है आपकी 2001 में, ध्यान रखेंगे। और जो मैंने दूसरी रचना लिखी है, आज के अतीत, ये भीष्म साहनी की है, भीष्म साहनी, भीष्म साहनी की रचना है। गालिब की छूटी शराब, ये है रविंद्र कालिया, रविंद्र कालिया की। और यादों के चिराग, बड़ी अच्छी रचना है कमलेश्वर की, कमलेश्वर, कमलेश्वर। और जलती हुई नदी, कमलेश्वर।
कमलेश्वर। क्लियर है सबको? यस। एक बार फिर से याद रखेंगे, बता रहा हूं मैं, मुड़ मुड़ कर देखता हूं तो कौन देख रहा है? राजेंद्र यादव। आपको बात करूं आज का अतीत 20वें सहानी की है, गालिब की छूटी शराब रविंद्र कालिया की है, और यादों के चिराग और जलती हुई नदी ये कमलेश्वर की है। चारों विकल्प मैंने अच्छे तरीके से बता दिए हैं। अब गलती आप करो तो करो। नंबर ए आपका आंसर यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखेंगे, मणिकर्णिका के लेखक कौन है? और ये कल परसों ही, कल वाली क्लास में जो पिछली क्लास है इसमें मैंने आपको इसका उत्तर बताया, मणिकर्णिका के लेखक कौन है। बिल्कुल, जो मैंने जिया, यादों के चिराग और जलती हुई नदी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। मणिकर्णिका के लेखक कौन है? और ये मैंने आपको कल ही बता दिया था, शायद पिछली क्लास में इसका आंसर बताया था मैंने, लेकिन हो सकता है आपको याद नहीं हो। करो, कोशिश करो एक बार, क्या होगा आपका यहाँ पर। काफ़ी लोगों का सी आंसर इसमें आ रहा है। यस, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कल आपको पिछली क्लास में इसको बताया था, तुलसी राम की रचना है। आपका आंसर यहाँ पर सी एकदम राइट है। क्लियर है सबका? सी गुड आंसर है। बिल्कुल, मुर्दैया भी तुलसी राम की है, और तुलसी राम को साथ में, मुर्दैया के साथ में मैंने आपको इसको बताया था। KM रजनी जी खुश रहे आप, ईश्वर खुश रखे आपको। मेरा कमेंट पे ध्यान कम था, पढ़ाने में लग रहा था। सी आंसर आपका करेक्ट है। सभी साथी खुश रहे। बिल्कुल। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? चलो बताओ देखें। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? सिंहावलोकन, गुड आंसर, वेरी गुड, शानदार, वेरी गुड। देखिए, सिंहावलोकन है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। यशपाल की आत्मकथा है, और कितने भागों में है ये बताना आपको। कितने भागों में लिखी है ये, कितने भागों में है, तो ये भी पता होना चाहिए अपन को। ए में आपका 2 है, बी में आपका 4 है, सी में आपका 3 है, और डी में आपका यहाँ पर 5 भाग है। सिंहावलोकन यशपाल की रचना है, इस बात का हमको पता है। लेकिन बात यह है कि बबीता जी, PDF मैंने डाल रखी है, PDF सारी ऐप में, जिन्होंने हिंदी ज्ञानधारा ऐप डाउनलोड कर रखा है उस ऐप में डाल रखी है। कुछ 1-2 PDF रह गई है जो आज डाल दूंगा रात को, है ना। तो कितने भागों में है ये यशपाल की सिंहावलोकन? तो ये जो सिंहावलोकन है, सिंहावलोकन, ये आपका कितने भागों में लिखित है? तो आपका आंसर होगा 3 भाग। आपका आंसर क्या होगा? 3 भाग होगा। एक भाग इनका 1951 में प्रकाशित है, एक भाग 1952 में है, एक भाग आपका 1955 में है। तीनों भाग आपको याद रख जाने चाहिए। आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है बी, करेक्ट आंसर आपका एकदम सही है। क्लियर है? अगला सवाल देखेंगे, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी थी? हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी थी? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, मोहनदास नेमी राय ने, कौशल्या वैसंत्री, सूरल पाल ने। ये एकदम अच्छा सवाल है, और पिछली क्लास में इसके बारे में भी मैंने काफ़ी आपको बताया था। तो फटाफट से देखिए यहाँ पर, दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी थी और कौन सी आत्मकथा थी वो? नाम बताना चाहे आप तो बता सकते हैं, कौन सी आत्मकथा थी, कौन सी आत्मकथा है वो, कौन सी आत्मकथा है दलित साहित्य की जो लिखी थी? तो आंसर तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आना चाहिए।
पहली दलित आत्मकथा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया था, कल परसों ही बताया था मैंने इसको। हम्म। हिंदी में दलित साहित्य की पहली की बात कर रहे हैं अपन। काफी लोग भ्रमित हो सकते हैं इसमें। अच्छा सवाल है ये, अच्छा सवाल है। पहली की बात की है, इस शब्द पर ध्यान देना है, इस शब्द पर ध्यान देना है। तो पहली, देखो दलित जो आत्मकथाकार है वो ये भी है, दलित आत्मकथाकार है, आत्मकथाकार है। लेकिन अगर पहली की बात करें तो पहली तो लिखी है मोहनदास ने। बी आंसर आपका करेक्ट है। किस नाम से लिखी है तो सबको पता होना चाहिए। अपने अपने पिंजरे, क्या नाम है उसका? अपने अपने पिंजरे, अपने 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 पिंजरे, अपने अपने पिंजरे। और ये 1995 ईस्वी में लिखी थी। ये बात अपन को ध्यान रख लेनी है, ठीक है। पहली आत्मकथा लिखी है मोहनदास ने। हम्म। बिल्कुल। झूठन के बारे में नहीं पूछा इसने, पहली शब्द लगा करके और आपको भ्रमित किया है बहुत ही ज्यादा। तो बहुत ज्यादा लोगों ने इसका आंसर ए किया था, तो आपको यहाँ मोहनदास करना है। बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल अपन चलते हैं। तो अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? इधर आत्मकथा लिख रही है, इधर लेखक लिख रहे हैं। मेरी जीवन यात्रा, राहुल सांकृत्यायन, सिंगावलोकन, यशपाल, नीड़ का निर्माण, फिर हरिवंश राय बच्चन, बसेरे से दूर अज्ञे। बताओ देखे। अब तो इसको तो यूं चुटकियों में पहचान सकते हो यार। अब ये तो आंसर बिल्कुल ही एकदम सीधा सा आंसर पूछा है। अब इसको तो जस्ट अभी अपन ने पढ़ा था। अगर इसका आंसर गलत करते हो तो मामला गड़बड़ है फिर तो। बताइए फटाफट से। कर दिया आंसर? एकदम सरल है, एकदम सरल। बिल्कुल झूठन 97 में है। बिल्कुल आप साफ दिख रहा। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की है, सिंगावलोकन अपन ने जस्ट अभी पढ़ी है, यशपाल की नीड़ का निर्माण, फिर हरिवंश राय बच्चन की बसेरे से दूर अज्ञे की कहाँ आ गई है? तो बच्चन साहब की है। किन की है? हरिवंश राय बच्चन साहब की है। तो आपका आंसर केवल घ, यानी डी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। कौन सा होगा? डी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। बिल्कुल सरल सा सवाल था, एकदम सीधा सा सवाल। ऐसे लग रहा था बहुत बड़ा। यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? यादों की बारात, वाह। यादों की बारात, राही मासूम राजा, फणीश्वर नाथ रेणु, जोश मलिहावादी, सुमित्रा नंदन पंत। यादों की बारात में कौन जाना चाहता है? ये देखना है आपको। यादों की बारात, बड़ा खतरनाक सवाल है। हम्म। ओ, मैं तो खतरनाक समझ रहा था, तुमको तो खतरनाक लग ही नहीं रहा है। हैं? चलो वेरी गुड। जोश मलिहावादी आंसर करेंगे सी, जोश मलिहावादी। और ये लिखी थी यादों की बारात 1972 में। कब लिखी थी? 1972 ईस्वी में। आंसर आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कृति कौन सी, इनमें से कौन सी कृति है जो आत्मकथा नहीं है? अर्धकथा, निज वृतांत, नाचो बहुत गोपाल, मेरी अत्यानी। ये भी खतरनाक सवाल आया यार। हम्म। कर दिया क्या?
अभी लुढ़कना नहीं है। वेरी गुड, नाचो बहुत गोपाल। ये तो एक उपन्यास है। अच्छा, किसका उपन्यास है ये? किसका उपन्यास है? कमेंट बॉक्स में लिखो। नाचो बहुत गोपाल किसका उपन्यास है? आपका आंसर यहाँ सी होगा। ये आपका उपन्यास है अमृतलाल नागर। वेरी गुड। किसका है? अमृतलाल नागर। रजनी ने शानदार उत्तर दिया है। अमृतलाल नागर का ये उपन्यास है। साफ दिख रहा है, आंसर आपका सी करेक्ट है। अगला सवाल है, गालिब की छूटी शराब किसकी आत्मकथा है? ये तो अभी अभी पढ़ा था। चलो कोई बात नहीं, फिर भी आंसर दो। गालिब की छूटी शराब किसकी आत्मकथा है? मुद्रा राक्षस, कमलेश्वर, मोहन राकेश, रविंद्र कालिया। गालिब की छूटी शराब अभी पढ़ा है 2 सेकंड पहले ही, है ना, 2-3 मिनट ही हुए हैं। वेरी गुड अमृतलाल नागर, आपका आंसर एकदम राइट है जी, एकदम राइट है जी। मैं कम मना ए जी थे, गलत कैसे कर सकते हो जी? हम तो जानते जी, जानते जी। ए जी थे, गलत कैसे कर सकते हो? गालिब की छूटी शराब अभी तो जस्ट बताइए मैंने, ये देखो कहाँ बताइए। ये मैंने ये बताई थी मैंने, शायद कहीं न कहीं बताई तो है यार। ये देखो, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव, आज के अतीत भीष्म साहनी, गालिब की छूटी शराब रविंद्र कालिया, यादव के चिराग कमलेश्वर, जलती हुई नदी कमलेश्वर। जलती हुई नदी, यादव के चिराग। देखो दोनों जगह में आग लग रही है। कमलेश्वर ने तो आग लगाई है, चिराग जला दिए, नदी जल रही है। और गालिब की शराब छुड़ाई है रविंद्र कालिया ने। तो कालिया की बात कर रखी है यहाँ पर। सीधा उत्तर आप कर दीजिए साहब, गालिब, रविंद्र कालिया। रविंद्र कालिया करेंगे आप आंसर यहाँ पर। डी आंसर कर देंगे, डी करेक्ट आंसर आपका डी होगा। अगला सवाल देखते हैं। हाँ जी सर, ठीक है सर, ठीक। अगला देखिए, रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? अमृता पीतम, कृष्णा सोबती, अमृत राय, खुशवंत सिंह। यस, रसीदी टिकट। काट दो टिकट, काटो टिकट फटाफट से। रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? रसीदी टिकट अमृता पीतम, कृष्णा सोबती, अमृत राय, खुशवंत सिंह। तो आप देखेंगे यहाँ खुशवंत सिंह इसका आंसर नहीं है, अमृत राय, कृष्णा सोबती भी नहीं है, अमृता पीतम। अमृता पीतम आंसर करेंगे अपन ए। रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? अमृता पीतम। गुड गुड, एकदम अधिकतर लोगों ने बहुत ही सही आंसर दिया है। अब कुछ देखो, कुछ गलतियां तो मेरे पे भी होती है, आप पे भी होती है, सब पे ही होती है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम। अब देखो, ऐसे प्रश्न ये नेट में आते हैं, बाकी का और परीक्षाओं में ना के बराबर ये सवाल आपको पूछे जाते हैं। वैसे जिसको आता है वो बता सकता है, बाकी का आंसर तो मैं आपको बताऊंगा ही। चलिए फटाफट से देखें। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित में से आत्मकथाओं का सही क्रम। तो जिसको आता है वो याद रख ले। देखो, अपनी खबर तो लिखी थी 1960 में, और नीड का निर्माण फिर तो आप सब जानते ही होंगे, शायद मेरे हिसाब से 1970 में लिखी थी, 1970 में। और झूठन की बात करें, झूठन है ये 1997 में है। और शिकंजे का दर्द वाली डेट मुझे याद नहीं आ रही, 2011। 2011। तो आपका आंसर यहाँ पर बी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है भाई, यस, बी करेक्ट आंसर है। यस, नेट में पूछते हैं ऐसे सवाल, है ना। झूठन की और नीड का निर्माण की तो अपन डेट जानते ही है। शिकंजे का दर्द 2011 है, अपनी खबर 1960 है। अगला सवाल है, केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की थी? वेरी वेरी मोस्ट सवाल है ये, बहुत ही ज्यादा इस सवाल को पूछा जाता है। केवल 6 निबंध लिख करके ही हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की ली थी।
माधव प्रसाद मिश्र, पूरण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र। बताओ इसको अगर जिसने गलत किया ना वो समझ लेना कि वो हिंदी में मतलब पढ़ ही नहीं रहा, फिर वो कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, ये समझ लो अपन, कुछ भी नहीं पढ़ रहा है वो। अगर जिसने इसका उत्तर गलत किया वो ये समझ लेना कि वो कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, ये समझ लेना आप। 6 निबंध और 6 के 6 निबंध और परीक्षा में भी आते हैं, उसके लगातार परीक्षा में आते हैं, 6 के 6 निबंध पूछे जाते हैं। और सरदार पूरण सिंह, पूरा नाम इनका सरदार अध्यापक पूरण सिंह है ना, सरदार पूरण सिंह, अध्यापक पूरण सिंह, इस तरीके से इसका नाम पूछा जाता है। और 6 निबंध कौन से हैं तो आपको होना चाहिए, देखो एक तो इनका है आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता, आचरण की क्या है सभ्यता। दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट है वो है मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम है। एक तीसरा इनका निबंध है वो है सच्ची वीरता, सच्ची वीरता, सच्ची वीरता। एक इनका कन्यादान है, पवित्रता भी है, एक है आपका कन्यादान। अच्छा एक का नाम आप बता सकते हो, एक का नाम बता सकते हो कि इसका छठे का, 6वें नंबर का नाम आप बता दो मुझे, छठे नंबर का नाम बताओ। मैंने आपको 5 बता दिए हैं, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान। और छठा नाम आप अगर बता सकते हो तो आप देख सकते हो, वेरी गुड, राधिका ने लिख दिया है नाम, अमेरिका का मस्त योगी बोल्टमैन, अमेरिका का मस्त योगी, इतना याद रख लो आप तो, अमेरिका का मस्त योगी, इतना याद रख लो, अमेरिका का मस्त योगी। ठीक है, ओके, गुड आंसर, एकदम शानदार, मजा आ गए भाई साहब। रजनी हो जाता है कभी कभी, सीधा सवाल ही तो गलत होता है जब भी होता है। अच्छा कैप्टन सर, कौटिल क्लासेज में एलडीसी और सीटी ऑनलाइन बैच में हिंदी आप पढ़ाते हो क्या, प्लीज बताए। भाई पढ़ा तो मैं ही रहा हूँ, उसमें मैं ही पढ़ा रहा हूँ भाई ना। चलिए तो आपका आंसर बी करेक्ट आंसर, यहाँ पर करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था इसलिए मैंने इसकी डिटेल बताई आपको। अगला देखो, साहित्येतर विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले लेखकों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। साहित्येतर का मतलब है साहित्य से दूर रहकर, है ना। निबंधों में किसकी रचना करने वाले लेखकों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। साहित्येतर विषयों पर निबंध लिखना, साहित्य से अलग हटकर, रांगे राघव, राहुल सांकृत्यायन, कुबेरनाथ रॉय, राम वृक्ष बेनीपुरी। ये सवाल भी आपका अच्छा सवाल है। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल गोलू सिंह जी, मान गए जी, हम तो आपको पहले ही मान गए जी, ये जी हम तो पहले ही मान गए जी, आपने अब लिखे, हम तो पहले ही मान गए कि आपने उत्तर सही दिया है जी। ओ जी आपने उत्तर एकदम सही दिया है जी। साहित्य से दूर हटकर के और जो निबंध लिखने वाले व्यक्ति थे बहुत फेमस रहे हैं, मजा आता है उनके निबंधों को पढ़ने में। जहां तक आपने कर ही लिया होगा इसका आंसर, बिल्कुल बिल्कुल। देखो साहित्य से दूर हटकर के जो निबंध लिखे, चिता के फूल वगैरह, वो राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखे हैं। किसने लिखे हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी ने। चिता के फूल, लाल तारा, है ना, आपको याद है, मैं आपको बताता रहता हूँ, चिता के फूल, चिता के फूल, है ना। लाल तारा बहुत ज्यादा पूछा जाता है इनका, लाल तारा ये बहुत ही ज्यादा फेमस है ना। तो डी आंसर आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। कौन सा करना है, डी, गुड गुड, एकदम शानदार। तो आपका डी आंसर करेक्ट है। मजदूरी और प्रेम, अब इसमें क्या बताऊंगा मैं, नहीं इसको भी कर दो गलत, लेकिन कर सकते हैं यहाँ तो। भाई है तो किसका, ये सरदार पूरण सिंह का है, क्योंकि अभी जस्ट पढ़ाया है, अब इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है, सरदार पूरण सिंह का है। सरदार पूरण सिंह तो इसके लेखक है, लेकिन ये बात लेखक की नहीं कर रहा है, ये कह रहा है किस शैली का निबंध है ये। विचारात्मक निबंध है, ललित और मनोरंजन प्रधान है, वाक्यात्मक या भावात्मक है, या तार्किक निबंध है। सरदार पूरण सिंह ने किस प्रकार के निबंध लिखे हैं ये आपको देखना है। बड़ा सरल सा सवाल है इसका। और मैं जब मैंने पढ़ाया था ना, ये कहाँ पे, वहां जब मैंने पढ़ाया था आपको साहित्य में, मैंने जब डिटेल आपको जब पढ़ाई है ना, ये
तो बहुत शानदार तरीके से इसकी डिटेल पढ़ाई थी जब मैंने सरदार पूरन सिंह को पढ़ाया था। किस प्रकार के निबंधकार है ये, तो सीधा सीधा सा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आती सबसे ज्यादा इनकी, ये भावात्मक निबंधकार है। भावात्मक, भावात्मक निबंधकार है बेटा, ये भावात्मक निबंधकार है ना। ललित निबंध में जो नाम आता है आपका, ललित में, ललित निबंधकारों में देखो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है, कुबेरनाथ का नाम आता है, कुबेरनाथ का, है ना, कुबेरनाथ का, विद्यानिवास का आता है, विद्यानिवास मिश्र का, विद्यानिवास मिश्र का नाम आता है। तो आप भावात्मक जो निबंधकार है वो आपके कौन है, सरदार पूरण सिंह। तो आपका आंसर यहाँ सी करेक्ट आंसर है। यस, बहुत गुड, बहुत बढ़िया। तो आप करेंगे यहाँ पर सी आंसर करेक्ट करेंगे। अगला सवाल देखेंगे अपन, हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल निबंध में किस परिवेश का चित्रण किया। अशोक के फूल, शिरीष के फूल पढ़ा है आपने खूब, हजारी प्रसाद द्विवेदी को है, शिरीष के फूल है, अवधूत, अवधूत मत सन्यासी जिसमें कहा गया है गांधी जी को शिरीष के फूल में। अब ये पूछ रहा है कि अशोक के फूल निबंध में किस परिवेश का चित्रण किया है, सांस्कृतिक चित्रण किया है, राजनीतिक किया है, स्त्री परक किया है, वैदिक काल का यहाँ पर चित्रण किया गया है। ऐसा सवाल अगर परीक्षा में आता है तो बड़ा, अब तुम यो कहते हो ना सर ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन हल कर लेंगे, ये बहुत मुश्किल होता है, ये बहुत मुश्किल होता है, ये बात ध्यान रखना। ये बहुत मुश्किल होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पढ़ पढ़ के या यूट्यूब पे आ करके और सर हम तो विद्वान बन जाएंगे। तो भाई अपन को डिटेल पढ़ना बहुत आवश्यक है। 2-5 प्रश्न ही अपन को उल्टे सीधे कर देते हैं और हम जरा सी गलती के कारण, जरा से रुपयों के लोभ के कारण और अपनी गलती के कारण एग्जाम से नीचे स्तर पर आ जाते हैं। तो आपको ये ऐसी गलती नहीं करनी है, डिटेल से सबको पढ़ना है, ठीक है भाई। आलोक पर साहित्य अकादमी मिला है और अशोक के जो फूल है इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है, स्त्रियों की कोई नहीं है, न कोई वैदिक काल की, वहाँ का जो सांस्कृतिक चित्रण है इसका वर्णन इसमें मिलता है। ये आंसर आपका करना है, ठीक है ना। अपन बहुत भर भर के पढ़ाते हैं, लेकिन आयत जी आपको पता है इस बात का कि अपन को डिटेल तब भी पढ़ना आवश्यक है। डिटेल के बिना हम परीक्षा को क्रैक नहीं कर सकते, डिटेल बहुत आवश्यक है, इसलिए डिटेल पढ़ना जरूरी है। ये आंसर आपको करेक्ट। हालांकि मैं कोई कमी नहीं छोड़ता, लेकिन फिर भी जब परीक्षा में 1 नंबर से या आधे नंबर से या 2 नंबर से अपन जब रहते हैं तो इतना दुख होता है, अपन सोचते हैं यार 2-3 हज़ार रुपये और खर्च कर लेते, क्या पता मेरी ज़िंदगी बनी जाती, ऐसा आभास होता उस टाइम पे। और वो 2-3 हज़ार रुपये अभी ऐसे लगते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, किसी से उधार लेने पड़ेंगे, मजदूरी करनी पड़ेगी, ऐसा लगता भी है गरीबों को, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन भाई बात यह है कि किसी के पास नहीं है तो नहीं है, अब क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो है ना भाई। अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है। अशोक के फूल है, ये किस प्रकार का निबंध है, इसका पता हमको पता है कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। अपन को पता है कि ये सांस्कृतिक चित्रण इसमें किया गया है, ये अपन ने अभी पढ़ लिया है। अब आपको पता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी वैचारिक निबंधकार नहीं है, न भावात्मक है, ये ललित निबंधकार है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या है, ललित निबंधकार है। कौन से हैं ये, ललित निबंधकार है। डी आंसर आपको करेक्ट करना है, ठीक है भाई। चलो डी आंसर आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने है, पाप का फल छिपाने वाला और पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है। पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है। पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जला। इस पंक्ति के लेखक व रचना के शीर्षक का उल्लेख कीजिए। यानी ये बताना है आपको कि ये पंक्ति किसने लिखी है। राम रतन भटनागर साहब पाप और पुण्य से है, हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल से है, सरदार पूरण सिंह मजदूरी और प्रेम से पंक्ति ली गई है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल श्रद्धा और भक्ति से ये पंक्ति ली गई है। बड़ा ही रोचक वर्णन है। अगर थोड़ी सी भी गलती चूक की तो
बिल्कुल बिल्कुल, बात ये है। तो देखिए देखिए कौन इसका सही आंसर कर सकता है। बड़ा ही अच्छा सवाल यहाँ पर दिया गया है। पाप का फल छिपाने वाला, पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है। पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते वक्त हाथ जल गया। बड़ा रोचक है। अच्छे तरीके से अगर सोच समझ के उत्तर किया तो इसका उत्तर आप निकाल सकते हैं। आंसर इसका निकाल सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। देखो, राम रतन भटनागर का पाप पूर्ण से कोई पंक्ति नहीं है। अशोक के फूल में आग जलाने वाली बात कोई नहीं की गई है। सरदार पूरण सिंह ने मजदूरी और प्रेम में कोई बात ऐसी नहीं की है। श्रद्धा और भक्ति की बात जब कर रहे थे रामचंद्र शुक्ल साहब, तो श्रद्धा और भक्ति शीर्षक में इसको लिखा है। तो इसका आंसर आपको करना चाहिए डी, करेक्ट आंसर। आपका आंसर यहाँ डी करेक्ट होगा साहब, बिल्कुल। तो इसमें मुझे भी पता था कि आप उल्टा सीधा करेंगे, गलतियां कर सकते हैं। तो अगला सवाल देखेंगे, भक्ति किसका नाम है। भक्ति ये तो सभी जानते होंगे, भक्ति किसका नाम है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। इंद्रियों से परे प्रेम भक्ति है। आसक्ति रहित प्रेम भक्ति है। मन का उन्मुखीकरण भक्ति है। यस, फटाफट से करो। भक्ति का बड़ा सरल सा सवाल है ये तो। रामचंद्र शुक्ल ने कितनी जगह पर ये परिभाषा दे रखी है, आपको भी पता होगा इस बात का। तो यस, कर दिया। ये तो सभी जानते हैं, अब इसमें क्या सोचने वाली बात है यार। ये आंसर है श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है। ये आंसर आपका यहाँ करेक्ट है। इसमें तो कुछ भी दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं। अगला सवाल है आपका, श्रद्धा के विषय कौन से है। श्रद्धा का विषय कौन सा है। तो इसमें भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर श्रद्धा भक्ति निबंध पढ़ा है तो आप देखेंगे श्रद्धा के विषय है प्रतिभा, प्रेम, विनय, गुण, क्रिया और रागात्मकता, प्रेम और शक्ति, शील, प्रतिभा और साधना संपत्ति। तो ये थोड़ा सा कठिन सवाल आपको पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ए, शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति। शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति। शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति है ना। शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति, ये आंसर आपका करेक्ट होगा। क्लियर है। चलो अगला सवाल पर चलते हैं। आस्था के चरण किसके निबंधों का संग्रह है। पूरी दुनिया जानती होगी इसको, और इस सवाल को गलत किया तो हिंदी पढ़ने में कमजोर माने जाएंगे आप। बड़ा सरल सा सवाल है। आस्था के चरण, निर्मल वर्मा, रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र। आस्था के चरण, बिल्कुल बिल्कुल, यस। लाइक नहीं कर रहे हैं आप यार, लाइक आ ही नहीं रहा है इस समय। लाइक नहीं आ रहा, लाइक कर दो यार एक बार, सभी मिलके कर दो एक बार, फटाक से कर दो, है ना। करो लाइक। यस, बहुत बढ़िया आंसर आपका, डॉक्टर नगेंद्र। कौन है आस्था के चरण के लेखक, डॉक्टर नगेंद्र। और डी आंसर, इसमें कोई डिटेल बताने की बात ही नहीं है, डी आपका आंसर करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पर चलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की रही है। और ये मैंने कल जो पिछली जो क्लास ली है तो उसमें इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा है वो किस प्रकार की है। सरल हिंदी है, लाक्षणिक है, अलंकारों से युक्त है, संस्कृत निष्ठ हिंदी है। और ये तलवार वाला प्रश्न है, तलवार वाला प्रश्न है, क्योंकि ये पढ़ा दिया था मैंने परसों के दिन। तो अगर इसको भी किसी ने गलत किया तो मान्य नहीं होगा। शुक्रवार की जो क्लास है उसमें इसको मैंने समझाया भी था, बताया भी था। शानदार, यस, कर दीजिए फटाफट से। ये तलवार वाला प्रश्न था, बिल्कुल एक का भी गलत नहीं होना चाहिए। लाइक कर दिया, अरे थैंक यू सो मच आपको ज्योति जी। बिल्कुल आनंद जी, तलवार वाला ही प्रश्न है, अब इसमें गलत करोगे तो यार।
तो इन्होंने जो प्रयोग किया था वो आपको मैंने कल परसों बताया था कि थोड़े क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया है, तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया है, संस्कृत निष्ठ। आप करेंगे इसका आंसर डी। क्लियर है? ओके, अगला सवाल देखिए आप। अगला सवाल है आपका शुद्ध कविता की खोज। अच्छा, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ये प्रश्न शायद मुझे मेरे दिमाग में है, ये प्रश्न भी आ गया था, मैंने मोस्ट भी लगाया था, और ये पिछली जो EMRS की परीक्षा थी उसमें भी इसमें से सवाल पूछा गया, शुद्ध कविता की खोज में से। अज्ञे का है, नामवर सिंह का है, मुक्तिबोध का है, दिनकर का है। ये तलवार से भी ऊपर वाला प्रश्न आ गया ये तो। अच्छा, अभी आपको जीना है, कोई बात नहीं, नहीं चलाएंगे तो हम तो। आपने भी लाइक कर दिया रश्मि जी, थैंक यू। तो बिल्कुल आप सबको पता है इसके बारे में कि शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, मुक्तिबोध की नहीं है, नामवर सिंह अज्ञे नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, EMRS की पिछली परीक्षा में ही ये पूछा गया था। अगला सवाल है, हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणाओं को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? डबल प्रश्न कैसे हो गए यार? हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणाओं को चर्चा में लाने का श्रेय, ये डबल आ गए शायद प्रश्न यार। ये तो ये अपन ने कल परसों पढ़े थे, उसमें भी आए थे ये सवाल, मैं सोच रहा है रिपीट हो रहे हैं। वापस PDF में जोड़ दिया है यार इनको। चलो कोई नहीं, आ गए तो अपन रिपीट कर लेते, क्या फर्क पड़ता अपने। तो आप क्या जवाब कर रहे हो इसका? जल्दी जल्दी कर देंगे इनका उत्तर अपन। राजेंद्र यादव, सी। हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किसको है? राजेंद्र यादव को। अगला देखो, लाला श्रीनिवास दास के संयोगता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन और बालकृष्ण भट्ट। ये आ गए तो जल्दी जल्दी कर देते हैं इनके उत्तरों को अपन, है ना? जल्दी करो। ऋषिकेश कुमार, कोर्स की वैलिडिटी कितने दिन रहेगी प्लीज बता दीजिए। सर कोर्स की जो वैलिडिटी है, कोर्स की वैलिडिटी रहेगी 1 साल, आपके पास 1 साल पूरा रहेगा। 1 साल, अगर 1 साल में भी आपकी परीक्षा नहीं हो पाती है तो इसी वैलिडिटी को और आगे बढ़ा दिया जाएगा, आपसे वापस पैसे नहीं लिए जाएंगे, है ना भाई? 1 साल वैलिडिटी है, अगर परीक्षा और आपकी आगे होती है तो आपकी इसको ही बढ़ा दिया जाएगा, आपसे दोबारा पैसे नहीं लिए जाएंगे। आपका आंसर यहाँ बालकृष्ण भट्ट होगा, सच्ची समालोचना नाम से बालकृष्ण भट्ट, डी आंसर आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल अपन चलते हैं। तो काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है, ये कथन किसका था? चलो देखा बताते हैं। देखा, ये थोड़ा एक कठिन सवाल आया है, हालांकि पहले का है, हालांकि सवाल पहले का है, लेकिन बता सकते हो इसका जवाब भी आप। कुछ 8-10 सवाल पहले के शामिल हो गए हैं इसमें, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता अपन को। तो ये थोड़ा सा कठिन सा जो काव्य था उसको मैंने बताया था आपको, रामचंद्र शुक्ल। ये आंसर आपको करेक्ट करना है, याद रहना चाहिए, ये आंसर वेरी गुड, शुक्ल बाबा का है। जल्दी जल्दी निकालते हैं इनको। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद और कवि निराला का है, ये कथन किसने कहा था? ये बताइए फटाफट। नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, दीनदयाल। जल्दी जल्दी करो, देखे जल्दी करो फटाफट से। यस, कैसे जुड़ गए यार ये वापस प्रश्न? कोई बात नहीं, चलो रिवीजन हो रहा हमारा। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? रामविलास शर्मा, बी आंसर आपका करेक्ट होगा। यस, बी करेक्ट, करेक्ट बी। बुक आ रही है, चिंता मत करो, बहुत जल्दी ही आपको ये सूचना देने वाला हूँ बुक वाली। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन है?
हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन है? दशरथ ओझा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र अवस्थी, इनमें से कोई नहीं। हिंदी नाटक उद्भव और विकास, ये फटाफट से आंसर चलो अब इनका। शशि, आप ऐप डाउनलोड कर लो हिंदी ज्ञान धारा, उस पर सारे कोर्स देख लेना आप, है ना। हिंदी ज्ञान धारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए या मुझसे इस नंबर पर बात कर लेना, 9983374293 पर मुझसे बात कर लेना और ऐप डाउनलोड करके देख लीजिए आप, हिंदी ज्ञान धारा, हिंदी ज्ञान धारा, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लो, उस पर सारी चीज आपको मिल जाएगी। यस, किसका ये? दशरथ ओझा, गुड, दशरथ ओझा, ये आंसर आपका करेक्ट होगा यहाँ। क्लियर है? अगला देखिए, अगला सवाल है आपका, कविता की तीसरी आंख। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? शेरजंग गर्ग, मृदुला गर्ग, प्रभाकर क्षोत्रिय, इनमें से कोई नहीं। वाह वाह सब वाह, कविता की तीसरी आंख देखनी है। अच्छा ये फटाफट से बताओ, इनमें टाइम नहीं लगाओ यार, ये प्रश्न मैंने आपको बता दिए, अब इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। यस, तो कविता की तीसरी आंख के रचनाकार शेरगंज गर्ग नहीं है, मृदुला गर्ग भी नहीं है, कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, प्रभाकर क्षोत्रिय, यानी आप आंसर इसका करेंगे सी करेक्ट आंसर। कौन सा करेंगे? सी करेक्ट आंसर कर देंगे। बिल्कुल। अगला सवाल, हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है? हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है? भक्ति काल, आदिकाल, वीरगाथा काल नहीं है, आलोचना का काल रहा है डी, है ना। तुम अगले सवाल का जवाब दो, मैं देखता हूं इसमें व्याकरण भी शामिल करवाइए मैंने, तो व्याकरण कहां से है? कोडी कोडी, एक बार व्याकरण देख रहा हूं मैं, युयुत्सु, चलो जी व्याकरण देखते हैं अपन। इसका आंसर दे दिया, आलोचना को कला की सजगता किसने कहा था? तो आंसर क्या दे रहे हो आप इसका? ए, ए यार देखो आप, बहुत अच्छा सवाल है ये, बड़ा अच्छा सवाल है ये, फ्यूज उड़ाने वाला सवाल था ये, फ्यूज उड़ाने वाला। ए आंसर करेंगे इसका, मरे साहब, ए, है ना। तो मैं लाता हूं आपको कुछ व्याकरण के क्वेश्चनों पर, फिर वापस से इतिहास के क्वेश्चनों पर आ जाएंगे अपन, है ना। वापस से अपन इतिहास के क्वेश्चनों पर आ जाएंगे, कुछ व्याकरण के क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, है ना। चलो 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 चलो, ये देखो देखो व्याकरण के क्वेश्चन देखते हैं अपन, कुछ व्याकरण के क्वेश्चन देखते हैं और फिर वापस से साहित्य पर आ जाएंगे। व्याकरण के क्वेश्चन देख लो, युयुत्सु का अर्थ पूछा गया है, युयुत्सु का अर्थ पूछा गया है। वापस से इतिहास के क्वेश्चन ले लेंगे, कुछ व्याकरण के क्वेश्चन ले लेते हैं। यस, युयुत्सु का अर्थ क्या है? युद्ध में अमर होने वाला, युद्ध की इच्छा, और युद्ध की इच्छा रखने वाला और दूसरों को रुलाने वाला, युयुत्सु। जल्दी चलो भाई देखें, युयुत्सु, यस। देखो एक तो होती युयुत्सा, युयुत्सा होती है, और एक होता है युयुत्सु, ये होता है युयुत्सु। तो देखो युयुत्सा तो होती इच्छा और युयुत्सु होता इच्छुक, है ना। तो देखो यहां पर
ये बिल्कुल नहीं है। इच्छा है वो युयुत्सा है, इच्छा रखने वाला है वो आपका युयुत्सु है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो गया, सी करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, गुड आंसर, एकदम शानदार, आपका सी करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पर चलेंगे। संध्या और रात्रि के बीच का समय है, इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली है, शाम है, रात है, छाया है। फटाफट से चलेंगे। हाँ जी, जल्दी करें। फटाफट से चलने तो देखे। तो बिल्कुल सरल है ये, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। गोधूली बेला इसको कहते हैं अपन, संध्या और रात्रि के बीच का समय। ठीक है, अगला देखो। अच्छा, कोई ये बताए मुझे, कमेंट बॉक्स में लिखो, आधी रात का समय क्या कहलाता है। आधी रात का समय, आधी रात का समय क्या कहलाता है। आधी रात का समय क्या कहलाता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे फटाफट से। कमेंट बॉक्स में लिखो, आधी रात का समय क्या कहलाता है। जिसका अनुभव किया गया हो वह क्या कहलाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द में। अनुभवी, अनुभूत, अनुभव योग्य, अनुभाव्य। जिसका अनुभव किया गया हो उसको वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहते हैं। गोधूली बेला लग्न होती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। ओ, सरवरी तो रात ही होती है सुशील, निशीत होता है वो, निशीत करना, निशीत, निशीत। ठीक है। जिसका अनुभव किया गया हो वह क्या है, बिल्कुल निकालो उत्तर, शानदार है, अच्छा सवाल है। यस, जिसका अनुभव किया गया हो वो आप कह सकते हैं अनुभवी, तो बिल्कुल नहीं होगा, अनुभव योग्य नहीं होगा, अनुभाव भी नहीं होगा। जिसका अनुभव किया गया है वो होता है अनुभूत, यानी बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। वी, वेरी गुड। ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए उत्तर देने वाले गलत है भाई, बी आंसर होगा। अनुभूत आपका बी आंसर करेक्ट होगा। जिसने गलत दिया है वो सुधार करे। अगला है, जिसमें अपमान का भाव हो वो हंसी कौन सी कहलाती है। जिसमें अपमान का भाव छुप रहा हो उसको हास, परिहास, व्यंग या उपहास कहते हैं। जिसमें अपमान का भाव छुपा हुआ है उसको क्या कहेंगे। यस, फटाफट से चलो। अपमान का भाव छुपा हुआ है उसे क्या कहेंगे, हास, परिहास, व्यंग, उपहास। जल्दी करो। हाँ जी, फटाफट से चलो। तो डी आंसर काफी लोगों का आ रहा है, आंसर आपका डी करेक्ट होगा। ये लो साहब, डी करेक्ट आंसर, यस डी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है। इस शब्द युग्म का अर्थभेद आपको सुमेलित नहीं है। बदन, बदन, ये ऊपर बिंदी नहीं है ना, ध्यान रखना। ये बदन है ना भाई, और ये बदन है, ये वाला। कृत, क्रांत, और अनिल, अनल, स्रोत, स्त्रोत। जल्दी से करो। चलिए फटाफट से। सी, कोई डी कोई सी कर रहा है। देखो, बदन शरीर, और ये बदन मुख एकदम राइट है। कृत यानी किया हुआ, क्रांत खरीदा हुआ, क्रांत या क्रीत भी इसको कह सकते हैं। अनिल आग, हवा, ये आपका दोनों सही है। अनिल का मतलब तो होता है हवा, और अनल का मतलब होता है आग। ठीक है भाई। और स्रोत, स्रोत, ये देखो स्रोत, ये आपका स्रोता झरना होता है, स्त्रोत स्तुति होती है। ये आपका सही है, तो सी आंसर आपका यहाँ पर गलत है। सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा।
ठीक है भाई। चलो अगला सवाल आप देखेंगे, निम्न में से किस विकल्प में सद्युम का अर्थभेद सही नहीं है? अनिष्ट, अनिष्ठ, अभिज्ञ, अभिज्ञ, और सम, सम, कुछ, कुछ। अनिष्ट, अभिज्ञ, अभिज्ञ। चलो 58वां प्रश्न आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, करिए फटाफट से। करो करो 58 प्रश्न का जवाब। यस, कैसे धीरे धीरे उत्तर आ रहा है इसमें भी, इतना सरल सा सवाल है उसमें। सी और डी आंसर आ रहा है इसमें भी, क्या सोचने की जरूरत था। अनिष्ट हो गया, बुरा हो गया, अनिष्ट निष्ठाहीन है, अभी प्लस ज्ञ जानकार है, ए प्लस विज्ञ जो जानकार नहीं है। ये सही, ये सही है। सम का मतलब शांति, समान सही है। अरे कुछ, ये तीन शब्द आपको ध्यान रखने, देखो एक तो कच्छ, एक है आपका कुछ, और एक है आपका कूच। कच्छ का मतलब है बाल, कुछ का मतलब है स्तन, और कूच का मतलब है प्रस्थान। ठीक है भाई, तो बिल्कुल आपका आंसर यहां पर सीधा साक डी आंसर आपका करेक्ट है। कौन सा है? डी आंसर आपका यहां पर माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल डी सही आ रहा है आपका एकदम। अगला सवाल देखेंगे अपन, अध्य आद्य शब्दयुग्म का सही अर्थ बताओ। अध्य और आद्य शब्दयुग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है? 59वां सवाल। यस, अद्य का मतलब आपका सीधा उत्तर होता है, अद्य होता है आज, और आद्य होता है आपका शुरू या प्रथम। तो यहां पर देखो, आज और प्रथम, ए में ही आपका उत्तर राइट छुपा हुआ है। ए किया आपने सबने, गुड, बहुत बढ़िया। देखो कुछ लोग बी भी कर रहे हैं, है ना? नहीं 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 नहीं, ए ही आंसर आपका राइट होगा। ठीक है, अगला देखिए, कौड़ी कौड़ी शब्द का सही अर्थ बताओ। कौड़ी कौड़ी, हाँ जी, कौड़ी कौड़ी शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। एक कौड़ी है जिस पर एक मात्रा है, दूसरी कौड़ी है जिस पर दो मात्रा है। बस ये देखना आपको। ये तो है आपका 20 का समूह, और ये कौड़ी है, ये समुद्री जीव का खोल, समुद्री जीव का खोल। ठीक है भाई, क्या करेंगे? बी आंसर आपका यहाँ करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर बी। यस, बी किया आपने। चलिए 59वां, ये समझ से परे क्यों है? 59 में क्या दिक्कत आ रही थी तुमको? इसका संधि विच्छेद करो ना आप, अध्यय और आद्योपांत करो संधि विच्छेद, उत्तर निकल जाएगा। संधि पढ़ाता हूं तभी लिखा देता हूं मैं, ये तो इसमें भी समझ से परे क्या है। अगला देखो, रिक्त और रिक्त शब्द युग्म का सही अर्थ बताओ।
61वां सवाल। यस, निकालो निकालो फटाफट से। अबे वो कॉड ही, हाँ आया तो ये सही है, कोड ही होता, वो डी नहीं होता। इसका आंसर करेंगे अपन, रिक्त का मतलब खाली, और जो रिक्त है वो उत्तराधिकार में प्राप्त धन की संपत्ति। तो बी आंसर आप इसका करेक्ट करेंगे, बी। नहीं कोई सी डी नहीं होगा, बी आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, बी। अगला देखो, शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें से। 62वें सवाल में देखो, शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द कौन सा है, करिए फटाफट से। हम्म, चलिए देखो, ये आपके सभी शब्द है वो गलत है। शब्द शुद्धि की दृष्टि से सभी शब्द आपके गलत है। ये शुद्ध होता है आपका इस तरीके से, टाइपिंग में नहीं आया है। ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। परीक्षा में अपन को ऐसे याद रखना है। श्रृंगार कोई नहीं है इसमें, वो शुद्ध एक भी नहीं है उसमें, अपन को ऐसे याद रखना है, श्रृंगार। यस, अगला देखिए, सही शब्द बताइए इसमें से। औद्योगिकरण, ये आपका शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें। यस, टाइपिंग में नहीं आता है वो, हिंदी टाइपिंग में कठिन होता है थोड़ा सा। सही शब्द कौन सा है इसमें से। हाँ, टाइपिंग में गलत लिखने में आता है वो, बिल्कुल। तो देखिए, इसका जो जवाब होने वाला है वो आप करेंगे डी। शुद्ध शब्द कौन सा आपका, डी करेक्ट है। डी किया आपने, ओ वेरी गुड। चलिए डी कर दिया था, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल देखिए, प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, रेखांकित पद की सही वर्तनी कौन सी है। अब यार इसमें तो दो एक जैसे लिखे हैं, दो एक जैसे लिखे हैं, तो मैं बता देता हूँ, यहाँ ये दोनों है, ये दोनों है, ये मंत्रिमंडल है। इसको मैं बता देता हूँ शुद्ध कैसे लिखते हैं। तो इसका शुद्ध होता है, पहले फर्स्ट नंबर पर तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका जो शुद्ध होता है वो ऐसे होता है, देखो मंत्री और ये मंडल, ये शुद्ध होता है फर्स्ट नंबर पर। और जब ये विकल्प में नहीं हो तो इसका उत्तर आप मंत्रिमंडल भी शुद्ध कर सकते हैं, मंत्रिमंडल इस तरीके से। अब शुद्ध तो इसका ये रूप माना गया है, ठीक है ना, ये बात अपन को ध्यान रखनी है, मंत्रिमंडल। ठीक है, अगला देखिए, किस क्रमांक में सभी शुद्ध शब्द है। सभी शब्द आपके शुद्ध होने चाहिए, 65वां नंबर सवाल। यस, करो, 65वां सवाल आ गया। देखो, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, और ये गलत, और ये गलत। आपका आंसर यहाँ होगा सी। निकाल दिया सी, सच में ही पक्का। देखो, ये सब शब्द अपन को ध्यान रखने हैं,
ये सम्मुख होता है ना। ये तदुपरांत होता है, तदुपरांत। संप्रति होता है, उसमें संप्रति में ई की मात्रा छोटी होती है। और कौन बचा आपका? मान्य। ये माननीय होता है, न कि मान्यनीय होता है। और ये निरपराध, ये निरपराध। ये शुद्ध शब्द ऐसे होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे अपन। ठीक है भाई, तो आपका आंसर यहां पर कौन सा होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित है? सुमेलित है, सुमेलित पूछ रहा है। अश्व अस्म, जलद जलज, सर्वथा सर्वदा, अनिल अनल। कौन सा इसमें से शुद्ध है? बताइए जल्दी से। सैनी सर आपने उदय मोड़। अरे राम राम रवि भाई, रवि भाई राम राम भाई, राम राम रवि जी, बिल्कुल नमस्कार। कभी बुलाइए यार हमें भी आपकी टिक्कड़ की दुकान पर, कभी टिक्कड़ की दुकान पर बुलाइए यार भाई, ऐसे क्यों करते हो रवि भाई? अश्व अस्म, जलद जलज, सर्वथा, चलो अनिल और अनल, ये शब्द आपके सामने है। इसका आंसर सी राइट है। ठीक है भाई। यस, अश्व घोड़ा होता है, अस्म पत्थर होता है, जलद बादल होता है, जलज कमल होता है, अनिल हवा होती है, अनल आग होती है। ऐसे अपन को एक एक चीज को क्लियर करना है, तब जाके उत्तर आपका सही होगा सी। ठीक है भाई, या सी। जरूर रवि भाई, अब की बार मिलते हैं। किस क्रम में शुद्ध शब्द है? किस क्रम में शुद्ध शब्द है? या शुद्ध शब्द निकालो। बताइए किस क्रम में शुद्ध शब्द है? निकालो देख फटाफट से। शुद्ध शब्द किस में है? देखो यहां पर शुद्ध शब्द होना चाहिए आपका सौंदर्य, यहां पर आपका शुद्ध शब्द होना चाहिए था कबींद्र, यहां पर शुद्ध शब्द होना चाहिए था एकत्र। तो आपके पास में बचा कौन है फिर? निहारिका। तो आंसर आपका कौन सा है? डी करेक्ट आंसर है। यस डी, बिल्कुल। तो डी आंसर करेंगे, ने कि सी करेंगे अपन। किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? सभी शब्द शुद्ध देखने फटाफट से चलो। यस, अरे सुनीता कैसे नहीं देखता, आपका कमेंट देख रहा हूं सुनीता जी, बिल्कुल सबके कमेंट देख रहा हूं। ये फालतू की बातें कर रहे हैं ना, उसको देख रहा हूं मैं। क्योंकि कुछ लड़के लड़कियां बहुत ज्यादा होशियार है, तो फालतू की बातें करने लग जाते हैं अपने आप को, तो भाई स्टार समझते हैं तो समझते ही क्या करें। देखिए इसका जो उत्तर होगा वो डी होगा, प्राप्ति और पुष्टि। पशु आपका यहाँ राइट है, लेकिन साधु में
आपको ध्यान रखना है, ऊ छोटा होगा। यहाँ शून्य में आपका शून्य में सु छोटा होगा, परीक्षा में री परीक्षा बड़ी होगी, बीमारी में भी बी बड़ी होगी, बीमारी, है ना। तो आपका आंसर यहाँ डी करेक्ट है। करेक्ट कौन सा है? डी करेक्ट है। अगला सवाल देखिए आप, किस क्रमांक में अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध देखना आप गलत, गलत नहीं करना है यार, इसमें करो शुद्ध शब्द, है ना। सवाल में थोड़ी सी गलती है, इसमें करो शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द छांटो इसमें से, शुद्ध शुद्ध छांटो। अब वो यार 100 जगह पढ़ते हैं ना संजू, चक्कर तो ये है ना, तो वो विद्वान बन गए आजकल। अब मैं कहता हूं, जब बुरा तो लग रहा होगा उनको बहुत ज्यादा। एक दो बार और बोल दी मैंने, सही बात। जो 2-5 स्टूडेंट तो पढ़ने से ही बंद हो गए, आते ही नहीं है, उनका नाम ही नहीं दिखता आजकल। मैं नाम तो लूंगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का हम मेहनत करने लग रहे हैं, आप बातें करने लग रहे हो यार, ये कोई बात है क्या? नहीं, कमेंट करो ना आप, पढ़ने की चीज पूछो, कोई चीज नहीं आ रही है वो पूछो, कोई चीज का हल नहीं हो रहा है वो पूछो, आंसर दो। गलत हो रहा है तो गलत ही दो, लेकिन हमसे गलत क्यों हुआ है? ठीक है ना भाई। किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? तो आपने आंसर देखो, आपका यहां जो शुद्ध है केवल ए, इसका यथा प्लस इष्ट उत्तर होगा, इष्ट के अनुसार। वाका देखो, ये जो भू और जंगीनी, भुजंगीनी, इस तरीके से लिखेंगे अपन। प्र और दर्श और नी, इस तरीके से लिखेंगे अपन। और लघुत्तर में लघु धन उत्तर होता है, तो लघुत्तर उ बड़ा होना चाहिए। तो इस तरीके से शुद्ध जो बच रहा है आपके पास में, वो आपका ए ही बच रहा है, बाकी का नहीं बच रहा है। ठीक है ना। हाँ, क्लियर है। अब नींद आ रही है, उसकी भी मेरे से क्या कहना, नींद आ रही तो जाओ सो जाओ, जिसको पढ़ना है वो तो पढ़ेगा ना। साधु छोटा होता है, साधु छोटा होता है नेहा जी। हाँ जी। चौमासा में कौन सा समास है? बेटा चौमासा तो बहुत सीधा है ना, ये चौमासा है। तो 4 मासों का समूह जिसमें वर्षा होती है, तो चौमासा में बहुब्रीहि समास है, 100% है ना, बहुब्रीहि समास है, 100% बहुब्रीहि समास है। ठीक है, चौमासा। क्लियर? बिल्कुल। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये है कि हमने उत्तराखंड की भर्ती का और सवाल भी लेंगे अपन। अभी न्यू बैच चालू किया है सहायक अध्यापक का, LT ग्रेड का। ये आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। MP वर्ग 2 का कोर्स हमने लॉन्च किया नया, और TGT EMRS का अभी भर्ती आने वाली है। PGT EMRS इसकी भर्ती आपकी आने वाली है। और 2-2 के बैच हमने स्पेशल अलग चालू किए, साहित्य और व्याकरण का, काव्य शास्त्र और साहित्य का। इसके अलावा काव्य शास्त्र और व्याकरण का अलग स्पेशल दिया है। तो ये थी आज की प्रश्नों की श्रृंखला आपकी। कुछ प्रश्न रह गए थे इसमें शायद। ये कुछ काव्यशास्त्र के प्रश्न थे जो अपन ने बीच में छोड़ दिए थे, उनको कर देते अपन। चलिए जी। अंबरपन घट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार है?
अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी श्लेष वक्रोक्ति रूपक यमक। सरल है। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। ठीक है, बिल्कुल आपका अलंकार रूपक अलंकार है, एकदम सरल है। अगला सवाल है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए फिर जानी महावरी एडी मींडत जाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति है, विभावना है, विरोधाभास है, भ्रांतिमान है। पायन महावर देन को नाइन बैठी आए फिर जानी महावरी एडी मींडत जाए। यस, अच्छा सवाल है भी। हाँ, मानवीकरण भी उसमें, बिल्कुल। प्रकृति से मानव जैसे कार्य करवाए जाते हैं तो मानवीकरण भी होता है, लेकिन पहले उत्तर उसका रूपक ही होगा। ये बात इसको ध्यान रखना है। मानवीकरण और रूपक दोनों विकल्प में हो तो पहले उसका उत्तर अपन रूपक ही करेंगे। इसको आगे तक ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, तो पाए महावर देन को नाइन बैठी आए फिर जानी महावरी। जनु जानू जनी जानी, है ना, ये किसके लक्षण है? भ्रांतिमान अलंकार के। किसके? भ्रांतिमान अलंकार के। तो डी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए आप, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो, कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, श्लेष, यमक अलंकार है। ऐसे सवाल आते हैं परीक्षाओं में नॉर्मल से। ठीक है ना। चलिए, ऊंट पटांग में कौन सा समास है? बेटा ऊंट पटांग में समास अव्ययी भाव है। वैसे बहुब्रीहि भी होता है, ऊंट पटांग एक स्पेशल चीज है ना। तो देखो, मनु मानो जनु जानो, ये मानो मानते ही संभावना हो जाती है, और जहां संभावना होती है वहां पर आपका उत्तर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये था आज का सेशन। कुछ प्रश्न थे, ये कंप्लीट अपन ने पढ़ दिए। कल मिलेंगे हम आपको 9:15 पर। कल से हम 9:15 पर क्लास लेंगे आपकी YT पर। 9:15 पर क्लास होगी, 9:15 पर। ठीक है, और कल की ऐप की क्लास होगी आपकी, ऐप की 10 से 12, और एक आपकी 8 से 9 PM, 8 से 9 PM ये ऐप पर क्लास होगी, और YouTube पर 9:15 पर होगी। तो आज यहीं तक के लिए सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को। बिल्कुल मिलते हैं अपन कल क्लास में इसी वक्त पर। सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को।